अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमलास। मैं हूं अभी तक इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ वो इसलिए मैंने कहा ना कि रात को आंधी बड़ी थी तो अभी तक कोई इमरान उड़े नहीं उड़े नहीं हम कहीं। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज का दिन शुरू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अगर तो शुरू हो गया दिन तो जबरदस्त बात है, नहीं हुआ तो भी आपकी मर्जी, इट्स योर लाइफ, स्पेंड इट द वे यू वांट। वैसे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इट्स थर्सडे माशाल्लाह, एक और दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हुआ। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया, आते हुए मैंने कुछ गमले टूटे हुए देखे। वैसे तो सियासी रैलियों में कहा जाता है ना कि गमला तक नहीं टूटा, लेकिन कलमा चौक फ्लाईओवर पे जो ब्रांड न्यू गमले रखेंगे उनमें से कुछ टूटे हुए मैंने देखे। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि भाई बड़ी शिद्दत की आंधी थी और बहुत शदीद आंधी थी। लिटरली कल ऐसे एक पॉइंट पे फील हो रहा था कि कोई जल्जला टाइप चीज भी आ रही, क्योंकि उसकी आवाज और उसकी जो शिद्दत थी वो इतनी ज्यादा थी कल आंधी की। और ये जो आपको विजुअल्स भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये बहुत बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इसको लाइव फील किया होगा उसकी इंटेंसिटी आंधी की बहुत ज़्यादा थी। फिर बारिश भी हुई, जबकि दीगर इलाकों में अगर हम आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों की बात करें तो वहाँ यालाबारी भी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जहाँ पे हम कल दुआ भी कर रहे थे कि अगर बारिशें हों भी तो रहमत की हों, लेकिन मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहक। अच्छा, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था नंबर जब मुझे पता चला 10 अफराद का। बारिश और आंधी से कई फसलें और बागात मुतासर हो गए। लेकिन भी हमने आपको पहले बताया था कि ये हो सकता है। लाहौर में जो बारिश है इसके बायस लेस्को के 100 से ज्यादा डिफरेंट फीडर्स जो थे वो ट्रिप कर गए और कई इलाकों में कई घंटों तक बिजली मुअत्तल रही। बहुत सारे इलाकों में नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि जल्द बहाल हो जाए। मियांवाली में बारिश के बायस रिपोर्टेडली एक दीवार गिरी और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि झंग में एक मकान की छत गिरने से 2 अफराद के इंतकाल की खबरें आई। मुल्तान में भी छतें गिरी हैं और एक शख्स के जाँ बहक होने की, जबकि खातून समेत 7 अफराद के जख्मी होने की मुल्तान में भी इतलात हैं। सो मल्टीपल लॉसेस हुए हैं इस मौके के ऊपर। हाँ जी, और लाहौर में भी जो तेज आंधी आई उसके बाद ट्रांसफार्मर्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये भी मुख्तलिफ इलाकों के कुछ विजुअल्स आए हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जब भी बारिश हो, रहमत की बारिश हो। बहुत सारे लोगों के लिए जहाँ हम खुशी का इजहार करते हैं, खुश होते हैं कि बारिश हुई है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आती है। और जिस तरह से जानों का ज़या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेरी सैड। लेकिन ऑन दी अदर एंड के अंदर तब्दीली आई, वो एक अच्छी बात है। और थोड़ा सा जो गर्मी की लहर, खासतौर पे जो लाहौर में रहते हैं उनको मालूम है कि पिछले 3-4 दिनों से भी शदीद गर्मी चल रही थी, तो उसमें आज काफ़ी हद तक तब्दीली आई है। प्लेजेंट मॉर्निंग माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी, बात कर लेते हैं हम मुल्क में क्या सूरत हाल है। ऑब्वियसली दैट्स वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल और जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सानिया 9 मई के बाद मुल्क भर में इस वक्त शदीद हैजानी कैफियत है और ये कैफियत इस वक्त जारी है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त ऐसा लगता है हुकूमत का जो रवैया है उसके खिलाफ जो घेरा है वो मजीद तंग कर दिया हुकूमत ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त बयानबाजी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इशारे भी मिल रहे हैं और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि शायद चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होने जा रहे हैं। कल तो चेयरमैन पीटीआई ने एक वक्त पे ट्वीट भी कर दिया कि भाई मुझे लगता है कि मेरा आखिरी ट्वीट होगा बिफोर माई सेकेंड अरेस्ट, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया है। फिर उन्होंने एक फुटेज शेयर की जिसमें पुलिस की 20 गाड़ियां हमने देखी वहां पे जाते हुए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी एक बयानिया बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाया जा रहा है कि एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के हमलों इमरान खान और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के कहने पर इन हमलों को एग्जीक्यूट किया गया। गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को ये अल्टीमेटम दिया कि ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, 24 घंटे में इन्हें पुलिस के हवाले किया जाए। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी दी जो कि कामयाब रही उस वक्त। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया। तकरीबन दोपहर 12 बजे खत्म हो रहा है ये अल्टीमेटम और पंजाब हुकूमत के अल्टीमेटम में इमरान खान साहब भी मैदान में आए और कहते हैं कि ज़मान पार्क में 30-40 दहशतगर्द है तो उनसे मेरी जिंदगी को भी खतरा है, सर्च वारंट लाएं, तलाशी ने। मगर इमरान खान की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव बात आई, जो उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे, वो कहते हैं कि जी मैं मुंतज़िर हूँ कोई बातचीत शुरू करे, बार बार बातचीत का पैगाम भिजवा चुका हूँ, अब भी वक्त है बैठकर बात करें, मसले का हल निकालें, इलेक्शन कराएं। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है
वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। और मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब हो या तहरीक इंसाफ का किरदार हो, वो इंतहाई मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो जेल के अंदर है, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कुछ रहनुमा रुपोश है, पार्टी में एक अफरा तफरी देखने में आ रही है, उनके अहले खाना भी जेल में। बिल्कुल, और साथ साथ कारकुनों से लातालुकी का इजहार किया जा रहा है। कोई मुतफिका पॉलिसी नजर नहीं आ रही, हर किसी को अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो कोई भागता फिर रहा है, कोई रुपोश है, और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तहरीक इंसाफ छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। मैंने महमूद मौलवी साहब के हवाले से बताया कि आज पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी उनके बाद जो है आमिर कयानी और सिंध से रुकने असम्बली संजय गंगवानी ने भी पार्टी और सियासत से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर जी बिल्कुल, और इतलात ये भी आ रही है कि आइंदा दिनों में मजीद जो रहनुमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि दहशत फैलाने के लिए पीटीआई रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। साबिक वजीर फैसल वावडा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी MQM बनने जा रही है। उधर नैब ने अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को आज सुबह 10 बजे पेश होने का नोटिस जारी किया है और खबरदार किया कि अगर इमरान खान नैब तफ्तीश में शामिल न हुए तो इसके नताइज संगीन होंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि वो क्वेरी जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है नैब के अंदर सेकंड स्टेज के ऊपर। इस वक्त देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है, चूँकि रात को हमने यहाँ पे तो आंधी बड़ी बारिश ऑब्जर्व की, इस्लामाबाद में ओवरऑल हाउस द मॉर्निंग। इम्तियाज़ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा मौसम है, घन गरज के बाद आज अब धूप निकली है, लेकिन बाहर बैठना चाह रहा था, फिर बात करने के लिए फिर मैं लॉन से अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ तो मौसम ठीक है, लेकिन आप शुरू में बात कर रहे थे ना, गमले गिरे हुए थे, तो मैंने समझा शायद कोई रात कुछ हो गया है, कोई एक्शन हो गया जिसकी वजह से गमले आपने गिरे हुए देखे। वैसे एक्शन तो हमें ट्विटर पे फौरन ही पता चल जाता है, अगर कोई भी एक्शन हो तो कोई एक आधा ट्वीट आ जाती है जिससे पता लग जाता है कि एक्शन हुआ है या नहीं हुआ। वो असल में मुहावरतन कहा जाता है ना कि गमला भी नहीं टूटा, तो इस वजह से बिल्कुल सही वैसे समझे आप। गुल साहब इस्लामाबाद में है और अब इस्लामाबाद से ज्यादा इस वक्त जो खबरें हैं वो हमारे लाहौर से आ रही हैं, यूजुअली ऐसा इस्लामाबाद से होता है, लेकिन ये जो रोजाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट हो रही है, पता नहीं इसको डेवलपमेंट कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, लेकिन एक क्योस की सी सूरत हाल है। और इस वक्त हर शख्स जो हमें बाहर मिलता है बतौर साफी यही सवाल करता है जी क्या होने जा रहा है, जी क्या हो रहा है जी। तो आप इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं, फिल वक्त आप कैसे देख रहे हैं इसको? बस मैं तो जी ये समझ रहा हूँ कि हम सब एक घन चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं जब सानिया मशरिकी पाकिस्तान हुआ तो 1971 में, उससे मेरी 11 साल उम्र थी। फिर जब तो हमें पता चला कि जी इतना बड़ा सानिया हो गया है। फिर 1977 जुलाई में मार्शल लग गया, अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, वो भी सानिया था। अभी फिर हमें ये पता चला, देखने को मिला कि जिन्ना हाउस पे हमला हो गया है और उसको जला दिया गया है। तो ये लगता है कि हम कोई मुसलसल एक बहरानी कैफियत से दो चार हैं, कुछ अपनी पैदा करता है, कुछ दूसरों की पैदा करता है। और आई थिंक अगर देखें पूरे मुल्क में तो बड़े एक हैजान की सी कैफियत है, और अना मुख्तलिफ लोगों की अना है, वो इस वक्त वहाँ मुतसादम है, और अपने अपने ग्रोही मफादात के तहत लोग अपने अपने बयानिए दे रहे हैं। और उसमें पिस कौन रहा है? पिस पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के अवाम जो कारोबार इतने अरसे से ख़राब हैं, जो कि दुनिया भर में ख़राब है, लेकिन सवा साल से पाकिस्तान में जो हालात बने उससे मज़ीद ख़राबी पैदा हुई है। तो मुझे कोई अच्छे आसार तो नहीं नज़र नहीं आते। मैं बड़ा बतौर पाकिस्तानी, 63 साल मेरी उम्र है, मैं बड़ा मायूस हूँ मौजूदा सूरत हाल से, क्योंकि मैं 24 साल की उम्र में जर्मनी गया, 27 साल की उम्र में वापस आ गया, इस अज़्म के साथ कि मैं अपने मुल्क को फलता फूलता देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐसा ही माशरा हो जैसे जर्मनी में था। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं जनवरी 1988 में वापस आया, उस वक्त का जो पाकिस्तान था सियासी नुक्ते नज़र से, शायद हम आज उससे बदतर पाकिस्तान में हैं।
अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही लगता है। इम्तियाज वल साहब, आप जैसे डिसअपॉइंटेड है वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग भी इसी तरह से डिसअपॉइंटेड है। रोज जिस तरह की खबरें हम देखते हैं, टीवी पे केओस देखते हैं, मामला कुछ अच्छी जानिब जाते हुए नजर नहीं आ रहे। और कल भी हमने देखा कि कल जमान पाक की जानिब, कल खान साहब ने एक ट्वीट जी कि मेरे घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मेरी आखिरी ट्वीट है गिरफ्तार होने से पहले। अब ये जो कल मामला है, उसके बाद जो अब मुख्तलिफ गिरफ्तारियों का सिलसिला है, और बहुत सारे तो ऐसे सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जिनका पता भी नहीं है, जो गायब हुए में हैं, दीगर मामलात हैं। सो हाउ डू यू सी सच सिचुएशन? और अब जो हुकूमत है मौजूदा, वो तो इस बात पे क्लियर स्टांस है कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अब ये जो पॉलिसी है ये तो मजीद क्या तो हम सुन रहे हैं दिन में 8, 10, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं और फिर बयानात वज़ीर आज़म के भी आ जाए, तो उससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब इमरान खान को और पीटीआई को बर्दाश्त करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और ये बिल्कुल 1992 की हम सूरत हाल पे चले गए हैं जब MQM ज़ेर अताब आई और उसके ऊपर जिनापुर बनाने का मुकदमा बनाया गया। तमाम मीडिया इससे भरा हुआ था और इस वक्त भी वो इत्तेफाक ही है कि जिना हाउस जो है वो एक इस्तारा बन गया है पीटीआई के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है। तो एक बात वाज़ेह है कि पीटीआई में ख़ास तौर पर फिर जो मौसमी परिंदे आए हुए थे वो भी कुछ उड़ गए हैं, कुछ उड़ जाएंगे। और ये कि एक तहैया हुआ है कि अब इस जमात को वापस नहीं आने देना, इमरान खान को भले जो मर्जी करें। यानी सियासी मैदान में अब उनका मुकाबला हमने नहीं करना, बल्कि उसका मुकाबला जो है वो इंतज़ामी इंतजामात के जरिए। क्या वाकई इमरान खान के पास एक गिरफ्तारी के बाद कोई चारा नहीं बचा था कि उन्होंने इतनी स्वेयर किस्म की एहतजाज की कॉल दे दी? वो चाहे उसको डिनाई करें, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो उनके वर्कर का जाती गुस्सा है, जैसे कि उनकी जमात कह रही है जी जाती फेल हो सकता है, या फिर कलेक्टिव एफर्ट है, जो भी है, लेकिन रिएक्शन तो आया, इमारत तो टूटी, नुकसान तो पहुंचा। स्ट्रैटेजी में इस किस्म की जो क्या ये एक बहुत हार्ड स्टैंड ले लिया उन्होंने एक पहली गिरफ्तारी के ऊपर? इसको थोड़ा नर्म रखा जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अब जब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इमरान खान इससे पहले सभी दरवाजे बंद कर बैठे हैं, जो उनसे बात करने का कोई रास्ता नहीं है, या उनसे बात करना अब किसी की फेवर में नहीं है, इसलिए उनसे बात करने के लिए कोई जमीन हमवार होने नहीं दी जा रही? इस पे क्या तज्जिया है आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तो ऐसा कोई बयान नज़र नहीं आया कि इमरान खान ने यह कहा हो कि जाके आप जिना हाउस को या सरकारी इमलाक को, फौजी तनसीबात को आग लगा दें और उनको तोड़ फोड़ करें। अब नौजवान हैं, उसमें बहुत सारे भड़क भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मुश्तिल करते हैं लोगों को। तो जब क्राउड बनता है, क्राउड की अपनी फिर एक डायनामिक होती है, इन उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उसमें मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने या किसी पार्टी के किसी भी रहनुमा ने ये कहा कि जाए आप आगे लगाना शुरू कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। दूसरी बात, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, मेरा ख्याल है खुद इमरान खान भी उसके किसी हद तक जिम्मेदार हैं कि जिस अंदाज में 4 साल से चोर डाकू की गर्दान लगी हुई थी, मौके कुछ आए भी, बातचीत के भी लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो जाहिर है जब आप तसलसल के साथ इस किस्म का एक बयानिया बना लें तो उसके बाद तो दूसरी पार्टी है वो भी तो फिर अपना बदला तो लेगी, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता, भले वो चोर हो कोई, लेकिन वो नहीं पसंद करता। मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ कि उसको कहा जाए कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, फिर साथ में जब आपको जरूरत पड़े तो आप कहें कि आए अब हम बातचीत कर लेते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक के बाद दूसरा इंतहाई कदम उठाया और उसका एक फ़ायदा शायद सोसाइटी को हो कि उसमें बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उसमें पाकिस्तान को भी हुआ, उनकी अपनी पार्टी को भी हुआ है, पाकिस्तान के इमेज को भी हुआ है। और अब वो एक लिहाज से, मुझे कुछ साल पहले किसी ने कहा था कि इमरान खान ने शायद खुद को बंद गली में बंद कर दिया है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं है, लेकिन वो साहब वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इन्होंने जो इंतहाई इक़दामात उठाए उसकी वजह से देखें,
बड़ी सीधी सी बात है, वो बहुत एक पुराना सा शेर है कि जो डाली झुकना न जाए वो टूट जाती है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर लचक नहीं है ज़िंदगी में, इंसानी मुआशरे में अगर आपने रहना है तो आपको फिर लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ दूसरी साइड से भी हुई हैं, लेकिन अपना इनका रवैया भी जो था और वो गैर लचकदार था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को भी खुद को भी मुश्किल में डाला। यानी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत थी, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी अब दिखाई जा रही है, लेकिन उसका दूसरी साइड से उस तरह से नहीं है। अच्छा, अब आपने खुद भी अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि MQM की जानिब इशारा किया जा रहा है, और जिस तरह से दोनों साइड से एक एक्सट्रीम स्टैंड अपनाया गया इम्तियाज़ गुल साहब, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या PDM हो, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और अभी जब तहरीक इंसाफ के ये एक मुश्किल वक्त गुजर रही है ये जमात, और इसकी जो तमाम तर सीनियर क़यादत है अब वो अभी मंजर आम पर नहीं है। और खान साहब खुद, अगर कल हम उनकी जैसा ट्वीट भी देख रहे थे और अगर आज भी वो जाते हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी का जो डर है, ऐसी सूरत हाल में जो पार्टी को इकट्ठा रखना है, अपने वर्कर्स को एक अच्छी फोर्स के तौर पे लेकर आना है, ये आपके ख्याल में कौन करेगा आप? क्योंकि ना सीनियर क़यादत उस तरह से मंजर आम पे है, और खान साहब खुद भी बहुत जो कह लें स्ट्रगल कर रहे हैं सारे मामलात में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो बयानिया बनाने की, जो बयानिया दिया जा रहा है सरकारी ज़राए से, इस किस्म के बयानियों की ज़िंदगी कोई ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी बात, आप पार्टी को ज़ेर अताब करने के लिए, मतून करने के लिए, पता नहीं 200, 300, 400 केसेस बने हुए हैं। बताया गया कि 7000, ये दावा कर रहे हैं 7000 लोग पकड़े हैं, गवर्नमेंट कहती है 4000 लोग पकड़े हुए हैं। तो ये तो वक्ती तौर पे तो ये सारा कुछ कामयाब हो जाता है, लेकिन हमें तमाम लोगों को बतौर पाकिस्तानी ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के इल्ज़ामात लगा के जो मुकदमे इस किस्म, यानी बड़े मज़ाक़ खेज़ अंदाज में दर्जनों मुकदमे एक लीडर के खिलाफ कायम हो गए। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता है। बल्कि जब मार्शल लॉ लगा था जुलाई 1977 में, उसके बाद भी इतने मुकदमे, इसके मेरे ख्याल आधे भी मुकदमे नहीं बने थे। तो ये हमें तमाम हमारी क़यादत को सोचना ये चाहिए कि क्या आप पाबंदियां लगा के लोगों के जहनों से नज़रिए को निकाल सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये अगर इसका मैं जी ये बता रहा हूँ जी इम्तियाज़ गुल साहब, मैंने कहा भले हम एतराज़ कर लें उस रवैये पे जो हमने 9 मई को देखा, भले हम कतई तौर पे पार्टी भी डिसऑन उसको कर रही है और हम भी बतौर पाकिस्तानी, लेकिन हम चूंकि इस मुआशरे में रहते हैं, हमारे आसपास तहरीक इंसाफ की बहुत मैसिव सपोर्ट मौजूद है, लोग उसको पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आज के दिन में तहरीक इंसाफ को आप माइनस करें और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाएं, तो शायद लोग शो अप ना करें इन इलेक्शंस, बिकॉज देयर इज अ सपोर्ट। सोल्यूशन क्या है? कहीं ना कहीं क्योंकि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो कौमी सतह के ऊपर ज्यादती की गई, इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद आपने जिस सोच की बात की वो सोच प्रिवेल करती है लोगों के अंदर। दे गॉट अ सपोर्ट। ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी हम अगर ये कहें कि नहीं अब तो उनकी सपोर्ट ही खत्म होगी, ऐसा नहीं है। इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन कहीं, और अगर कोई निकाले तो वो कौन निकाल सकता है फिल वक्त, आपको लगता है? वो तो मेरे ख्याल आपको भी मालूम है कौन निकाल सकता है, लेकिन बुनियादी हल तो यही है ना कि आप मिल बैठें। और इस वक्त बंद गली में PTI और इमरान खान है, हुकूमत नहीं है, तो हुकूमत ही को पहल करनी पड़ेगी। ये जो मार धाड़, मुकदमात का सिलसिला, ये जब तक बंद नहीं होगा, देखिए ना, सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इन तमाम इक़दामात से ये अवाम में खुद को दोबारा इस्टेब्लिश कर सकेंगे? जो खोई हुई इनकी जो मकबूलियत है, कम हुई है, क्या वो दोबारा बहाल हो सकेगी? अगर ये भले ये ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हमारी हुकूमतकारी बेहतर हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए, लेकिन क्या उसके ज़रिए ये उस नज़रिए को, जो कि नज़रिया कह लें, जो मर्जी कह लें उसको, जो बयानिया है इमरान खान का, उसकी वजह से जो लोग दूर हुए हैं दूसरी पार्टियों से, क्या वो दोबारा करीब आ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर MQM हर हुकूमत का हिस्सा ना बन रही होती 1992 के बाद। अगर ऐसा होता तो नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया था, आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में वो हर हुकूमत में बैठी होती है। तो ये हमें ज़हन में ज़रूर रखना। ठीक है, हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि जो कि कोई बहुत कामयाब, हमारे ये तजुर्बात ऐसे रहे नहीं हैं
इस तरह के इकदाम से। ठीक आपने, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब आपने, और इस अहम मौजू की पर इस वक्त बतौर पाकिस्तानी हम सबको एक फ़िक्र करने की ज़रूरत है, न कि पोलिटिकली एक दूसरे को नोचने की ज़रूरत है कि मैंने फ़लाँ को मिटा दिया, फ़लाँ को मिटा दिया, मुल्क कहाँ पहुँच गया। कंसेंसस से मुल्क आगे बढ़ा करते हैं, अल्लाह करे कोई ना कोई कंसेंसस हो। आर्मी चीफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया 9 मई के हवाले से, और उन्होंने कहा जी जो कौम की तौहीन करने वाले ज़िम्मेदार हैं इनको हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा, शौदा यादगारों की तौहीन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आर्मी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी स्टेटमेंट सामने आई थी। एंड देन आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये वाजे किया है कि वी विल नॉट अलाउ एनी सच एक्ट एनी मोर। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट सफ़र है शर्त का, और वादी सून में आज एपिसोड नंबर 14 है। आज क्या पैगाम है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और ये कोहिस्तान नमक है, नमक की कहानियां हैं, हर तरफ बिखरी हुई हैं, और जहां जाएं खूबसूरत टाउन है, खूबसूरत कस्बे हैं। और उसके बाद फिर जो नमक की मुख्तलिफ कानें हैं, एक तो खेड़ा से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन साल्ट रेंज में जो मुख्तलिफ जगहों पर कानें हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ से आप जाते हैं, और जिधर देखें आपको सफ़ेदी सी नज़र आती है। ये भी इस वक्त आपके सामने नमक है, और ये अगर आप समझ रहे हैं कि ये पत्थर हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये वाले पत्थर हैं, ये नमक है, और ये जिधर देखें हर तरफ आपको नमक नज़र आता है। तो फिर अगर साल्ट रेंज है और कोहिस्तान नमक है तो फिर नमक तो होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की कान है नमक की, तो उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से नमक कैसे निकल रहा है। ये जगह जो है ये अम्ब से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे मेन रोड से फिर ये अंदर आप आते हैं एक दरे में, और यहाँ से आगे फिर वो हम पैदल सफ़र है, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से नमक कैसे निकलता है। ये अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जहाँ पे नमक हर जगह नज़र आता है, और मैंने आपको कहा कि नमक की कारस्तानी नज़र आती है, लेकिन इसके अलावा भी जो पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है, और स्पेशली जो उसके अंदर जो रेडिश टोन है, और जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो उस वक्त खासकर असर के बाद साल्ट रेंज जो है ये देखने वाली होती है, जिधर आप देखें। और अगर आप वो देखें ये किस कदर रेड और किस कदर खूबसूरत है, और ये इसी तरह दरा अंदर जा रहा है। अच्छा, आप ये देखें कि ये जो भी है ये नमक है, ये नमक के पत्थर हैं बड़े बड़े, और खलड़ कहते हैं इसको मकामी ज़ुबान में, क्योंकि ये उस तरह साफ़ नहीं है, यानी इसकी अभी सफाई का वो मरहला नहीं है। इसके अंदर आपको स्टोन दूसरा भी नज़र आता है, बट मोस्टली जो है ये सारे का सारा आपको बड़े बड़े मुकम्मल पत्थर जो है वो नमक के भी नज़र आते हैं। और कमाल है, ये बहुत ही कमाल तजुर्बा है, स्पेशली बच्चे ज़रूर लेके आए, क्योंकि ये बहुत ही एक खूबसूरत तजुर्बा है नमक को देखना, और फिर नमक की जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं वो देखना, बहुत ही खूबसूरत। सफ़र जारी रखते हैं। यहाँ पे कहीं भी पानी बहता है या कहीं पानी रुकता है साल्ट रेंज में, तो मकामी ज़ुबान में कड़वा कहते हैं, नहीं कड़वा हो जाता है, आप उसको नमकीन कह लें। लेकिन कहीं चश्मे का भी पानी अगर थोड़ी देर मुसलसल बहता रहे तो थोड़ी देर के बाद वो कड़वाहट उसमें आ जाती है, यानी उसमें जो नमक है उसके साथ वो उसकी आमेज़ शामिल हो जाती है। तो साफ़ पानी बहरहाल यहाँ पे एक नेमत है, वो बोर के ज़रिए या कुओं में इस तरह करके निकाला जाता है। 200 से 300 फुट तक साफ़ पानी जो है वो आ जाता है, लेकिन समटाइम्स पहाड़ों के अंदर ये भी एक रिस्क ही होता है कि पानी आएगा या नहीं आएगा। आप बोर करते हैं और पानी नहीं भी आता। लेकिन साल्ट रेंज की जो ये वाली जगह है, ये जो दर्रा है, ये कमाल है, बहुत ही खूबसूरत। मेरे इस वक्त बिल्कुल सर पे बिल्कुल एक सुर्ख जिस तरह
चट्टानें जो हैं वो आग पकड़ने वाली हैं, इस कदर सुर्ख हैं, ऊपर से सूरज जो है वो भी ग़रूब हो रहा है, तो एक अजीब ही मंजर है। एक जो कान है मैं उस पर पहुंच चुका हूं और वो जो उसका मंजर है वो बहुत ही हैबतनाक है और बहुत ही कमाल एक एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसको बाहर से देखना तो अंदर से क्या होगा, मतलब मेरे लिए हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। कैमरे की आंख उस तरह दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती, ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये गार सी बनी हुई है और इसके अंदर हमने जाना है तो कमाल एक्सपीरियंस होगा। ये बिल्कुल एक खौफजदा कर देने वाला मामला है, अंधेरा है और यहाँ पे बारूद की स्मेल भी है। उसकी वजह यह है कि शायद आज भी ब्लास्टिंग हुई होगी और जिसकी वजह से मना भी किया गया है कि इस सभी एक मकामी मिले तो उन्होंने कहा कि इसमें नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी हैं, किसी और में चले जाएं। तो हम किसी और में जाते हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये कमाल है और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। नमक की जो चीज़ें हैं इस तरह की नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो है ये अब अंदर कहाँ तक जाती है उधर तो हमने नहीं जाना, उसकी वजह यह मना किया गया। और जो लेकिन इस यहाँ पे बड़ी तेज़ एक स्मेल भी है। आम से आगे ये काने हैं और थोड़ा इतना ज़्यादा भी दुश्वार गुजार नहीं है, मेन रोड से थोड़ा सा हट के है और फिर आप पैदल चलते हैं और फिर एक नहीं कई काने हैं, तो किसी भी कान में आप आ सकते हैं। और यहाँ पे एक तो वो जो नमक का बाहर मुख्तलिफ जो पत्थर बहुत बड़े बड़े पड़े हुए थे, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है, पानी जो बहता हुआ थोड़ा सा है, उसके अंदर जो सफ़ेद पाउडर की शक्ल में नमक है उसने बड़ी खूबसूरत शक्लें बना रखी हैं। फिर उसके बाद जो रेडिश स्टोन है पहाड़ों की वो है, और तीसरा फिर ये खुद काने हैं जो कि बहुत ही कमाल हैं। बाहर से जब आप देखते हैं तो भी बड़ी खूबसूरत और बड़ा कमाल मंजर नज़र आता है, फिर जब आप अंदर जाते हैं तो खूबसूरत और कमाल मंजर नहीं होता, थोड़ा सा हैबतनाक होता है। यहाँ के लोकल या किसी आम आदमी के लिए ये बिल्कुल एक आम सा मंजर होगा, लेकिन मेरे लिए ये आम मंजर नहीं है। ये सब ये जो आप देख रहे हैं ये नमक है, और ये देखें ये सारे जो नमक के पत्थर हैं, और इधर भी शायद कोई कान खोदी गई होगी या कोशिश की गई होगी। और ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड सा एरिया है, यहाँ से पैदल सफ़र है और हमारा जो सफ़र है ये जारी है, और हमारे आसपास जो नमक की कारिस्तानी है वो नज़र आती है। यहाँ की एक बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कोई मसनूइयत नहीं है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मसनूइयत नहीं है, कहीं भी आपको नज़र आएगी, बहुत ओरिजिनलिटी नज़र आएगी। और एडवेंचर इसको कह लें, इसको एक मालूमाती कह लें, ट्रिप कह लें, किसी भी हवाले से ये कमाल है। और जो एक ग्रैंडर है वो यहाँ पे नज़र आता है। अगर आप मुझे फॉलो करें तो मैं भी आपको एक ग्रैंडर दिखाता हूँ। एक और कान है, एक कान यहाँ पे है और एक कान ये देखिए कि क्या खूबसूरत ग्रैंडर। नमक, नमक और नमक, और ये बड़े बड़ी चट्टानें जो हैं ये सारी नमक की हैं, और ये जो है ये कमाल है। और उसके ऊपर से ये कमाल जो है फॉर्म इसने इख्तियार की है, तमाम इसकी नमक की जो हालतें हैं वो मुख्तलिफ आपको यहाँ नज़र आती हैं। और ये कान जो है ये बहुत वसी और बहुत बड़ी है, बल्कि हैबतनाक है, और यूँ लगता है जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको तीन में बढ़ती हुई नज़र आएगी, एक सामने, एक दाएं साइड पे और एक बाएं साइड पे। क्या है, हम उस साइड पे नहीं जा सकेंगे या आपको कम से कम दिखा नहीं सकेंगे, थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस तो करेंगे। और इस साइड पे भी इसी तरह ये गया हुआ है, और इसी तरह ये फ्रंट पे आगे ये जो गार है, ये जो कान है, इसी तरह आगे चली जाती है। और यहाँ पे जो काम करते हैं उनको सलाम है, उनकी वो जो मेहनत कश हैं, वो जो मज़दूर हैं, वो जो तमाम तबका है उसको सलाम है। और हम अमूमन कहते हैं कि ये जो कान कुन होते हैं, इनकी सेहत के हवाले से, इनकी सेफ्टी के हवाले से, इनकी जो इंश्योरेंस के हवाले से, और उनकी किसी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर से बेहतर करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो किस जगहों पे बैठ के ये काम कर रहे होते हैं। हमारे लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना भी जो है वो इतना आसान नहीं है। एज ए टूरिस्ट हम आते हैं तो उसके बाद फिर हम वापस चले जाते हैं। जो पूरा 8-8 घंटे यहाँ पे काम करते हैं, 10-10 घंटे, उनका आप इमेजिन कीजिए उनकी सेहत के हवाले से कितने मसाइल होते होंगे।
ये जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में मैं बस सिर्फ ये कहूँगा, ये इतना ही बड़ा एक्सपीरियंस है जब हम नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, बल्तिस्तान में जाते हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में जो एक्सपीरियंस हम करते हैं ग्लेशियर का, और वहाँ पे जाके जिस तरह हम हैरत का शिकार होते हैं, ये तकरीबन उतना ही बड़ा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को करवाइएगा, ये बहुत ही कमाल तजुर्बा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनलिटी है और खूबसूरती जो है वो हर तरफ बिखरी हुई है, लैंडस्केप की शक्ल में भी और यकीनन नमक की शक्ल में। पाकिस्तान के नामवर गुलकार अली जफर साहब का जिक्र करेंगे जी। अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, चॉकलेट बॉय हैं पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के। आज अपनी 43वीं सालगिरह मना रहे हैं। अली जफर 18 मई 1980 को लाहौर में पैदा हुए। अली जफर अंदरून और बैरून मुल्क अपनी बेहतरीन फनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। अपने फनी सफर का आगाज समीना पीरजादा की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म शरारत में गाना गाकर किया। अली जफर गुलकारी के साथ सूफियाना कलाम में भी अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के में भी खास से एक्टिव रहते हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि हमसाया मुल्क के अंदर भी इन्होंने मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर एक्टिंग भी की है, ना सिर्फ गुलकारी की है, एज एन एक्टर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। सो अली जफर आज अपनी 43rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, जब भारत में इन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया उससे भी इनको बतौर हीरो बहुत पजीराई मिली। बतौर म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोज़र जाने जाते हैं। नौजवानों के दिलों की धड़कन है। सोशल वर्क करते भी नज़र आते हैं और पिछले दिनों में पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म कर रहे थे। सो इज अ ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग। और इनका गाना छन्नो, जिसने इन्हें बाकायदा तौर पर एक पॉप स्टार के तौर पर दुनिया के सामने जिससे ये मशहूर हुए, और फिर उसके बाद इन्होंने मुड़कर वापस नहीं देखा और फिर ऊपर नीचे इनके बेहतरीन हिट गाने आते रहे। फिर आपने जैसा कि इंडियन फिल्मों का जिक्र किया तो कैटरीना कैफ के अगेंस्ट ये बतौर हीरो परिणीति चोपड़ा के साथ भी इन्होंने कर चुके हैं। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत के फनकार इन कोलैबोरेशन एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे तो अली जफर ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। हैप्पी बर्थडे टू अली जफर, 43rd बर्थडे आज। बिल्कुल, बात कर लेते हैं इसके साथ एक और पाकिस्तान के अचीवर को-पैमा शेरोज़ काशिफ की, जिन्होंने दुनिया के 12 बुलंद तरीन पहाड़ सर करने वाले सबसे कम उम्र को-पैमा होने का एजाज़ हासिल किया है। शेरोज़ काशिफ ने नेपाल में वाक़ 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी सर कर ली है। धौलागिरी 8167 मीटर बुलंद है और शेरोज़ काशिफ साहब ने हाल ही में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा को भी सर किया था। बिल्कुल, शेरोज़ काशिफ इससे पहले दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट और K2 भी सर कर चुके हैं। साथ साथ जी उनका कहना है कि 21 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा पर्पस यही है कि नौजवानों के लिए इसी मैदान में अपने ख्वाबों और जज्बा को पूरा करने के लिए मौके पैदा करके को-पैमाई के खेल को फरोग देना चाहिए। बिल्कुल जनाब, इसी पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हम आज बहुत दिनों के बाद, मतलब रमजान के बाद, अब हमारे किचन में रौनक बाहर आई है, खाना आया है और वो उसके लिए हमारे साथ आमना इलियास हैं। आमना, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आज हमारे किचन में ना वो जैसे कलरफुल सी कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बहुत दिनों के बाद। तो क्या बना रही हैं आज आप सुबह? बस आज अब हम ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट स्पेशल कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट स्पेशल एग बुरीटोस बन रहे हैं और मैंगोज़ आपको पता है सीज़न में आ चुके हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम लोग फिर उनको यूज़ ना करें। तो एक मैंगो सालसा बना रहे हैं, वो एग बुरीटोस को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा और साथ में फ्रेश मैंगो जूस बनाएंगे। एग बुरीटोस के लिए जो टोर्टिया ब्रेड है वो भी मैं स्क्रैच से बना रही हूँ। वो आपके सामने ये मैंने बना ली हैं खुद। ये मैंने यहीं पे मैदा जस्ट पानी और सॉल्ट, और ये मैंने खुद ही इसको नीड कर लिया डो को। ये देखिएगा, मैंने ये एक रखा था ताकि मैं ये आपको ऑनर करके दिखा दूँ, क्योंकि बाज़ार से आप जब लेंगे पैकेट तो वो एक काफ़ी कॉस्ट भी उसकी हाई हो जाती है। तो इट्स वेरी इजी कि आप इसको घर में खुद बना लें। देखिएगा, पैन आपका बिल्कुल हीट होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो, और कुछ ऑयल वगैरह इस पे नहीं लगाना हमने। जस्ट ये मैंने सिर्फ मैदा है, सॉल्ट है और 1 टेबलस्पून ऑयल है। ये मैंने इसमें डाल दिया। एंड विल कम बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। आमना हमारे साथ मौजूद है किचन में। आज आबाद हमने कर लिया किचन भाई, ये बड़ा ज़रूरी था। रमज़ान के बाद हमने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था। सो ऑफ एंड ऑन ये खुशबुएं अल्लाह करे आती रहे। आज जैसे मुझे आई नहीं रही खुशबू, फ्लू है मुझे,
तो लेकिन वैसे अभी कोई ऐसी चीज बनी नहीं। अच्छा, ऐसी चीज हाँ, बनी नहीं। चले हम कुछ एक और खुशबू तो नहीं है, लेकिन मईशत की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। खाने का इससे बहुत ताल्लुक है। खाने का बहुत ताल्लुक है, क्योंकि पैसे होंगे तो खाना आएगा, और खाना होगा तो एनर्जी आएगी। मुल्क जल रहा है, हमें मालूम है। हुकूमत सिर्फ इस वक्त अगर लगी है तो वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी है। ऐसा लगता है इमरान खान की मकबूलियत को कैसे कम किया जाए या उनके साथ पॉलिटिकली कैसे इनकाउंटर किया जाए, इस पे मामला चल रहे हैं। और दूसरी जानिब IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो ताहाल नहीं हो सका। जो माहिरीन मईशत हैं वो इस सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार दे रहे हैं। अगर IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा आगे नहीं बढ़ता तो इसके सिवा पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं होगा कि हम चीन के साथ मज़ीद इस कॉपरेशन के अंदर जाएं। महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। हुकूमत आवाम को वक्ती रिलीफ तो रिसेंटली दिया हुकूमत ने, कोई तकरीबन 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम करके, लेकिन ये ना होने के बराबर है, उनके मुंह में जीरे के बराबर है। बिल्कुल, जो बदतरीन महंगाई के दौर में आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका आप कह सकते हैं। पेट्रोल सस्ता होने से तवक्को की जा रही थी कि महंगाई में भी कुछ कमी देखने में आएगी, मगर इसका महंगाई पर कोई असर नहीं नजर आ रहा फिलहाल। मगर महंगाई बात कर रहे हैं हम उसकी, तो वो बढ़ती ही चली जा रही है। वजीर खजाना भी महंगाई के सामने बिल्कुल बेबस वजीर नजर खजाना है हमारे। हाँ जी, साग डाल साहब। अच्छा, वो सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बताने वाले। ओके, वो वजीर खजाना है। बिल्कुल, वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन कैसे कम होनी चाहिए ये उन्हें भी नहीं पता। ख्वाहिश से नहीं ना हो सकती। अवाम जो हुकूमत है अवाम को बजट में बड़ा रिलीफ देने में सरगर्म नजर आ रही है, मगर ये सब होगा कैसे? और क्या PDM सरकार आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए जो बारूदी सुरंगें हैं जिसके हवाले से वो इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि वो बिछा के गए थे इनके, क्या ये भी वही करने जा रही है? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद। हमारे मईशत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके सामने हमसे बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता था आज से जब 2 से 3 महीने पहले आपसे बात होती थी और होती रही मुसलसल, तो मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ शायद ये पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी और हम थोड़ा सा इस डार्क फेज से निकलते चले जाएंगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये पिक्चर मुसलसल डार्क ही होती जा रही है, और अब तो एक डार्क टनल नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली, कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। आप कैसे अहाता करें सूरत हाल का? ये हमारी गलतियां जो हमें यहाँ पे ले आई हैं, क्या अब भी कोई वे आउट है इस सारी सूरत हाल में? इमरान साहब, डार्क टनल में जाने का जो रीजन है वो ये है कि आपने अभी खुद इंडिकेट भी एक चीज की दबे लफ्जों में जी। और आपने अभी कहा कि IMF का है, उससे ज्यादा जो है IMF से खतरनाक जो चीज है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है। जो हमारे इंटरनल मसाइल हैं वो ज्यादा हैं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल अपनी जगह, लेकिन जो डोमेस्टिक इंडिकेटर हैं, इन्फ्लेशन की जिस तरह बात है, पॉवर्टी लेवल जिस तरह से है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल है, और उसमें एक तो होते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि फिर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में वो किस तरह से कन्वर्ट होंगे आने वाले 3, 4 या 6 माह में। हमने एक बड़ी अच्छी ही कह सकते हैं बात, इंटेलेक्चुअली अच्छी थी लेकिन हमारी फेवर में तो नहीं है। वो मैंने एक साहब जो कि टीवी पे बोल रहे थे उनको मैंने सुना, और ही राइटली सेड कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो तो डिफॉल्ट कर चुका है। वो डिफॉल्ट कैसे कर चुका है कि अब आम आदमी को किराना स्टोर के ऊपर उधार नहीं मिलता, या आम आदमी की जो इनकम है उससे उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब है वो तो डिफॉल्ट कर गया है। लेकिन हमारे वजीर खजाना मुसलसल एक राग गलाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा अल्लाह के फजलो करम से। व्हाट यू एक्चुअली कॉल अ डिफॉल्ट? जब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, जब इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 50 को तकरीबन टच कर रही है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, सिंगल डिजिट पे अज्यूम किया करते थे, तो व्हाट एल्स यू कॉल अ डिफॉल्ट? डॉक्टर साहब जी देखिए, बिल्कुल आपने से एक इंडिकेटर है ये कि सोशल इंडिकेटर से देखें तो एक आम आदमी जो है वो अब पे नहीं कर पा रहा और उसको कोई उधार देने को तैयार नहीं है। देखिए, इसमें बेसिकली मैं एक यूजुअली एक होता है कि मीडिया पे एक हम गलती करते हैं कि हम डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी को एक चीज समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। डिफॉल्ट का मतलब जो होता है वो दिवालिया होना नहीं होता। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने डेफर्ड पेमेंट किया, पेमेंट के करने के काबिल नहीं रहे, पेमेंट आप नहीं कर पा रहे, नादहिंदा हो गए हैं, यूं कह सकते हैं। आपके पास एसेट्स हैं, आप अपनी पॉलिसी सही कर सकते हैं, अगर आप कैपेसिटी को यूटिलाइज करें तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। आप बैंकरप्ट नहीं, डिफॉल्ट हो गए कि आप पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। और वो जो ज्यादा उसमें बड़ा खतरा है वो डोमेस्टिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आम आदमी को अभी नजर आएगा। तमाम इंडस्ट्रीज के, तमाम सेक्टर्स के अगर इंडिकेटर देखें लास्ट क्वार्टर के, उसमें तमाम इंडस्ट्रीज में, ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्री में एक डिक्लाइन नजर आएगा। प्रोडक्शन कम हो रही है। और प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये होता है कि ले ऑफ होगा, एम्प्लॉइज जो होंगे फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय तो फौरी तौर पे फारिग कर दिए जाते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, अगर मुसलसल ये नेगेटिव में रहे
तो फिर जाहिर है इंडस्ट्री जो है वो टेम्परेरी क्लोज डाउन की तरफ जाती हैं और उससे अनएम्प्लॉयमेंट का फिर नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती, पुराने जो होते हैं वो रिस्क पर रहते हैं। एक वो इंडिकेटर है। दूसरा, आप एफपीआर के अगर रेवेन्यू देखें, और सिर्फ मैं डोमेस्टिक डेट की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ डोमेस्टिक डेट में आपको 5.5 ट्रिलियन पे करने होते हैं इंटरेस्ट की कॉस्ट के। लास्ट जो फिगर थी वो 5.2 की कलेक्शन अब तक जो हुई है। अगर पूरे साल की जो टारगेट था, एफपीआर का जो टारगेट है, अगर वो अचीव हो भी जाए तो उसका 70% आपको सिर्फ डेट की पेमेंट पे डोमेस्टिक जो आपने डेट किया है जी, उसमें आप 5500 आपकी बिल्कुल 5.5 ट्रिलियन वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 70% वहां पे करेंगे तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फिर आपके पास क्या 30% में एक साइज कम है आपका इकोनॉमी का, और उस कम साइज में भी सिर्फ 30% आप पूरा मुल्क उस पे चलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अब ये तो मामला थे जो हम सब रोज ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जहाँ पर हुकूमत कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, जैसे हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे, 30 रुपए के करीब रिलीफ दिया गया। जब महंगाई होती है, चीज़ें महंगी होती हैं, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अवाम पे आता है, लेकिन जब ये कम होती हैं तो इसका इम्पैक्ट अवाम पे नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली फिर महंगाई तो उसी तरह से मेंटेन रहती है। आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उसको हुकूमत को कितना एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम एक जानिब रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, महंगा हो रहा है तो फिर सब महंगा हो रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, जो सिस्टम का फॉल्ट मैं समझता हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वहीं बनती है। प्राइस मैकेनिज्म जो है ना, प्राइस का कंट्रोल, वो प्रोविंसेस को दिया हुआ है। जो प्राइस डिटरमाइन होती हैं उसमें अब डिप्टी कमिश्नर डंडे के जरिए जाकर के दुकानों पे चेक करे और प्राइस कम कराए, वो प्रोविंस के पास आता है। इसी तरह पेट्रोल की जब प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कम की गई, तो आप देखें, आप नोट कीजिएगा, फेडरल मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा कि हम तवक्को करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जाएगा ट्रांसपोर्ट के किरायों में, लेकिन वो जाहिर है वो सिर्फ तवक्को कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनमें अभी कल सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग की है, इसलिए कि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की जाए या उनको कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सिस्टमेटिक इशू है, जो हमारे यहाँ जो लिंकेज है बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरल, सिर्फ ये एक तो ऑयल प्राइस की वो 12 सूबों ने करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इससे पहले अपने इंट्रो में भी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि चीन के ऊपर हमारा जो रिलाई करना है वो बढ़ जाएगा, हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी समहाउ। पाकिस्तान बिटवीन द लाइन दुनिया को ये बात बावर भी करा रहा है, दो कि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जिन ममालिक के साथ ऑलरेडी हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जिसमें मैं अमेरिका का नाम भी लेना चाहूँगा, उनको कुछ खास अच्छा गवारा नहीं है हमारे चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात, आपको मालूम ही। और चाइना जो कंटेनमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट जुज़्व है फॉरेन पॉलिसी का, हम अगर अमेरिका की बात करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हमें IMF से सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि ऑलरेडी अंदर इन्फ्लुएंस है US के, और हम चीन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो इसका बहुत सारे इशू पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे खित्तों में भी ऐसे ही है। और उसमें जब हम IMF या इस तरह के दूसरे अदारों के पास जाते हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या लैंडिंग एजेंसीज हैं, तो उनमें बहुत बड़ा जो स्टैक है वो USA का है। इवन IMF का जो बोर्ड है, अभी तो हम स्टाफ लेवल मुआहदे की बात कर रहे हैं, अगर स्टाफ लेवल मुआहदे से आगे जाएं तो आखिर में जो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव करना होती है वो बोर्ड लेवल पे होती है, स्टाफ लेवल से के बाद अगली स्टेज जो होती है। तो बोर्ड में 51% से ज्यादा जो स्टैक है, जो इक्विटी है, जो शेयर हैं, वो USA और यूरोपियन यूनियन और इंडिया इनके मिला के 51% से ज्यादा बन जाते हैं। तो बोर्ड लेवल पे अगर हम चाहें अप्रूवल हो जाए, तो उसके लिए बहरहाल हमें अमेरिकन गवर्नमेंट जिस तरह अपने नुमाइंदा जो उनका IMF में है, उसको जो इंस्ट्रक्शन देगी उसके हिसाब से अप्रूवल होगी, वो बिल्कुल सही है, वो उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन उसमें चाइना के पास हम जब रीशेड्यूलिंग की बात करते हैं, उसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि चाइना की एक प्रैक्टिस है कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी यही है कि चाइना से जो लोन आता है वो मोस्टली मशीनरी, प्लांट, रॉ मटेरियल, इस तरह की इन चीजों के फॉर्म में आता है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में नहीं आता, वो कैश की फॉर्म में नहीं होता। तो हमें जो अभी जरूरत है फौरी तौर पे, जो हम बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट से बचने के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, वो तो कैश की जरूरत है ना, हमें फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है, बिल्कुल इन द एंड ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि हम
डिफॉल्ट और बैंकरप्सी में एक तो आपने हमें फ़र्क बताया, दूसरा आपने कहा कि वो मुल्क जिसके पास एसेट्स मौजूद हों बट लिक्विडिटी ना हो, उस मुल्क की कैटेगरी में हम फॉल करें। इस वक्त एसेट्स हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं जिसकी बेस पे हम अपनी जो मामूलात की पेमेंट है उसको चलाएं। कोई सोल्यूशन हल इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस पे जा सकती है? देखिए, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो खासतौर पे इसाक डार साहब की प्रैक्टिस रही है पहली हुकूमत में भी, कि वो इस तरह की सूरत हाल से जब भी उनको निकलना होता है तो वो फोकस करते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट से स्कूक या बॉन्ड्स के जरिए जो है वो एक बोरोविंग कर लेते हैं। वो बोरोविंग कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त अभी भी वो ये सोच रहे जरूर होंगे, लेकिन इस तरह की जो बोरोविंग होती है इस वक्त वो बहुत कॉस्टली है। बहुत हाई। उसके दो रीजन, एक तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, दूसरे पाकिस्तान की जो रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग, वो खराब है, तो वो काफी कॉस्टली ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद थे। हमारी मैशियत मौजूदा सूरत हाल है उस पर डॉक्टर साहब कमेंट कर रहे थे और बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमें बैंकरप्सी और डिफॉल्ट के हवाले से फ़र्क भी बताया कि किस स्टेज पे है पाकिस्तान और हमें किस तरह से इकदाम करने की ज़रूरत है। अल्लाह बेहतर करे, आसानी फरमाए हमारे लिए। यकीनी तौर पे मुल्क के अंदर ऐसे एसेट्स मौजूद हैं और जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे साथ साथ हमारे किचन से भी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शानदार किस्म की आवाज़ें आ रही थी। खुशबू आप आई है, खुशबू कोई? बस अभी तो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं ना, अच्छा, मुझे नहीं आएगी, जो भी हो जाए। खैर, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बताएंगे बन क्या रहा है, जरा स्टे ट्यून्ड। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ गए और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का पर्पस ये है कि जहां दुनिया भर की आवाम को उनकी तहजीब व सकाफत से आगाही दी जाए, वहाँ माजी की जो तारीख है उसको महफूज बनाने से मुतल्लिक शऊर भी बेदार किया जाए। अजायब घरों की तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1978 से 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने का ऐलान किया था। अजायब घरों के हवाले से, म्यूजियम्स के हवाले से बात करें तो इसमें जो फ़नी तख्लीक़ात हैं, साइंसी नमूने हैं, तारीखी विरसा, इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, वो आने वाली नस्लों और आवाम की आगाही के लिए महफूज की जाती हैं। और पाकिस्तान, जबकि स्पेसिफिकली लाहौर में हम बात करें तो लाहौर अजायब घर पाकिस्तान में कदीम तरीन अजायब घरों में सबसे बड़ा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और अजायब घरों का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है इसके लिए कितनी अवेयरनेस है और हमें मजीद इस पर क्या काम करने की ज़रूरत है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, ये डायरेक्टर हैं लाहौर म्यूजियम के, जिसको हमने कहा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन पाकिस्तान। सो वी लाइक टू टॉक अबाउट दिस। उस्मान साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त फिर भी कुछ आगाही होती थी और शौक भी होता था कि हम म्यूज़ियम में जाएं, म्यूज़ियम देखें। ऐसा लगता है कि म्यूज़ियम्स फिज़िकली मौजूद तो हैं ज़मीन पे, लेकिन फ़िलासफ़िकली जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो हमारे बच्चों के जहन से थोड़ा फेड आउट करती जा रही है, उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है। आज चूँकि म्यूज़ियम्स का दिन है और आप बहुत बड़े म्यूज़ियम के डायरेक्टर हैं, तो आप इसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान कि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूज़ियम्स जिन्हें हम उर्दू में अजायब घर कहते हैं, यही बुनियादी तौर पे पुरानी तहजीबों और आने वाले वक्त के दरमियान एक राब्ते का किरदार अदा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब टेलीविज़न की फैसिलिटी भी कम थी और सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त तक बच्चों की बहुत ज़्यादा तफरीह अजायब घर और इससे मुतल्लिक़ दूसरे इदारों से वाबस्ता थी और हमें बहुत ज़्यादा विज़िटर्स देखने को मिलते थे, जिसमें ख़ास तौर पे तलबा, छोटे बच्चे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ अब बच्चों के पास अपने मोबाइल पे अवेलेबल हैं, उनके लैपटॉप पे अवेलेबल हैं, तो यकीनन इसमें कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं जिनको एड्रेस ना किया जा सके, और बिल्कुल हमारे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इस दौर में भी अजायब घर जो हैं वो रेलेवेंट रहें और वो उस राबते का किरदार अदा करते रहें जो इनका मकसद है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, दुनिया भर में म्यूज़ियम्स को बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत बड़ी बड़ी मुल्कों के अंदर लोगों को इंटरेस्ट के लिए इनफैक्ट वो बाहर के ममालिक से लोगों को बुलाते हैं, अपनी तहजीब व सकाफत के हवाले से बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वही बात आती है कि इंटरेस्ट लेवल या हमारी प्रायोरिटीज़ उस तरह से सेट नहीं है। डू यू अग्री? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। अगर दुनिया भर में हम देखें तो इस वक्त दुनिया भर में जो रजिस्टर्ड म्यूज़ियम की तादाद है वो 55,000 से ज़्यादा है। 200 ममालिक में 55,000 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स मौजूद हैं।
पाकिस्तान में इनकी तादाद कम है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब हम म्यूज़ियम की या अजायब घर की बात करते हैं तो हमारे जहन में ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स आते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत सी मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स की कैटेगरीज़ आ रही हैं, जिसमें अब आप देख सकते हैं कि आर्मरी म्यूज़ियम्स हैं, एग्रीकल्चर म्यूज़ियम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम्स हैं। ये तमाम चीज़ें अब वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आपने लाहौर में भी देखा होगा और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी। तो यकीनन इसमें कुछ ताख़ीर तो है, लेकिन चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। दुनिया भर में ज़ाहिर बात है कि हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि तरक्की याफ्ता कौमें अपनी सकाफ़त को प्रिजर्व करने में और लोगों में शऊर बेदार करने के लिए, और न सिर्फ उसको मार्केट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो पाकिस्तान में ये भी एक चैलेंज है जिसको मेरा ख्याल है कि हमें बतौर कौम और बतौर हुकूमत इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। किन खतूत पे काम करें, हमने क्या बेहतरी लाई है इसको रोशनास कराने के लिए लोगों को, और हमारे म्यूज़ियम्स जिनके अंदर हमारे पास, चले हम नवादरात के कॉन्टेक्स्ट में या आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ख़ास तौर पे हम अगर नेशनल म्यूज़ियम की बात करें, लाहौर म्यूज़ियम की बात करें, दैन टेक्सला म्यूज़ियम की बात करें, जो बड़े हमारे अजायब घर हैं, ये बहुत बड़ा ख़जाना है हिस्ट्री का। ख़ास तौर पे हम अगर तस्करा करें, किस तरह मुख्तलिफ बनाते हैं हमारे म्यूज़ियम्स हिस्ट्री को बाकी दुनिया से, यू नो द थिंग दैट वी हैव और दुनिया के पास नहीं है। देखिए, जिन म्यूज़ियम्स की आपने बात की ये ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स हैं, और अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो ये ख़ित्ता जो पाकिस्तान कहलाता है, ये ख़ित्ता पिछले 2-3 हज़ार साल में अगर इसकी तारीख़ देखें तो बड़ी मुतनव्वे तहज़ीबों का मरकज़ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर दरियाए सिंध की तहज़ीब है, इसके अलावा गंधारा तहज़ीब है, यहीं पे जैन मत और दूसरे मजहबी तहरीकों के आसार मिलते हैं। तो लाहौर अजायब घर और इसी तरीके से टेक्सला अजायब घर और हमारे दूसरे नेशनल म्यूज़ियम भी जिन चीज़ों में दुनिया के दूसरे म्यूज़ियम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो चीज़ इन्हें मुमताज़ बनाती है, वो बुनियादी तौर पे इन तहज़ीबों के आसार हैं। जैसे दरियाए सिंध की तहज़ीब के आसार ये 5000 साल पुराने आसार हैं, और वो हमें यूनिक भी बनाती हैं दुनिया। अगर हम देखें तो मेट म्यूज़ियम में दरियाए सिंध की तहज़ीब की सिर्फ चंद एक नवादरात मौजूद हैं, 1-2 सील्स मौजूद हैं। हमारे पास अगर लाहौर म्यूज़ियम का आप विज़िट करें तो आपको एक पूरा शोकेस मिलेगा जिसके अंदर दरियाए सिंध की तहज़ीबों के दरियाए सिंध की तहज़ीब के मुख्तलिफ मोहरे मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम गंधारा तहज़ीब की बात करें तो गंधारा की ऐसी रेलिक्स हमारे पास मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हैं। ख़ास तौर पे आपने मशहूर एक मुजस्समे का जिक्र सुना होगा जिसे हम फाकाकश बुद्धा कहते हैं या अंग्रेज़ी में जिसे फास्टिंग बुद्धा कहते हैं, वो लाहौर म्यूज़ियम का एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है। इसी तरीके से दूसरी भी बहुत सी चीज़ें ऐसा कुछ है जो सिर्फ लाहौर म्यूज़ियम में है हमारे पास? जी, मैंने जिनका जिक्र किया ये फास्टिंग बुद्धा एक ऐसे मुनफरिद पीस है जो दुनिया भर में कहीं नहीं है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में 49 दिन जो है वो फाका कशी में गुजारे, तो उस फाका कशी को पत्थर में तराशा गया है और ये दुनिया भर में ये पीस कहीं और मौजूद नहीं है। और ऐसे ममालिक जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं जिसमें कोरिया, थाईलैंड और ये हमारे दूसरे जापानीज़ मशरकी एशियाई ममालिक जो है, ये हमें अक्सर व बेशतर ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारे पास से लेके आएँ और जो इसे मुमताज़ बनाती है चीज़। अच्छा, दूसरी जानिब ऑब्वियसली डिजिटल का दौर है आजकल, हम सबको पता है कि हम अब हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है और सारी चीज़ें हैं। आप लाहौर म्यूज़ियम में स्पेसिफिकली कुछ डिजिटलाइज करने के हवाले से किसी प्रोजेक्ट पे काम करें कि लोगों की एक्सेस हो सके उसमें? जी बिल्कुल ऐसा है। अगर आप लाहौर म्यूज़ियम की वेबसाइट या इसके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें तो आपको लाहौर म्यूज़ियम का एक वर्चुअल टूर मिलेगा। आप अपने घर में बैठ के पूरे लाहौर अजायब घर की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे हमारा जो आर्टिफैक्ट्स का असासा है उसको भी हमने बुनियादी हद तक डिजिटाइज़ कर लिया है। अभी अगले साल के लिए हुकूमत ने तकरीबन 1.6 अरब रुपए जो है वो उसकी तरक्याती स्कीमें इस साल हम इंशाल्लाह रखने जा रहे हैं, जिसमें न सिर्फ डिजिटाइजेशन होगी बल्कि इसके अलावा म्यूज़ियम एजुकेशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें होंगी। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि म्यूज़ियम को लोगों तक, उनके डोर स्टेप तक, लोगों के बच्चों के डोर स्टेप तक लेके जाएँ। ठीक है। और उसके लिए ज़ाहिर बात है हम मोबाइल म्यूज़ियम का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और भी बहुत सी तरक्याती स्कीमें। तो अभी वैसे टर्नआउट कितना है, टर्नओवर कितना है मजमूई तौर पर, कितना कम हुआ है
कितना ज़्यादा हुआ है? जी, ऐसा है कि अगर हम लोकल टूरिस्ट की बात करें तो तकरीबन हमारे पास हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अगर औसत देखी जाए तो तकरीबन 1000 के करीब विजिटर्स जो है वो आते हैं। और अगर हम फ़ॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो फ़ॉरेन टूरिस्ट हमारे पास तकरीबन 100 से लेके 200 के दरमियान। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, टाइम हमारा खत्म। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए आपने इस इंतहाई अहम मौजू पे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूजियम में वो चीज़ें जिन्हें लोग देखने आते हैं, इसके अलावा भी लोगों के लिए तफरी का सामान होना चाहिए, जैसे कि खाने पीने की जगह, बैठने की जगह, ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आके एक मुकम्मल एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे दुनिया भर में होता है उसको इंजॉय कर पाएँ। तो उस्मान साहब की बातें आपने सुनी कि लाहौर म्यूजियम इसके लिए क्या कर रहा है। वी होप कि बाकी जो हमारे बड़े म्यूजियम है, कराची की बात कर लें, टेक्सला की बात कर लें, वो भी इन खतूत के ऊपर ज़रूर काम कर रहे होंगे। इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए म्यूजियम्स के अंदर, उनको बताइए, उनको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए माजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं जी। अब किचन में जाएंगे, बहुत बातें कर ली, अब हमने खाने के हवाले से बात करनी है क्योंकि हमें भूख लग रही है। आमना, क्या आपकी चीज़ें रेडी हो गई हैं और क्या इन प्रोसेस है अभी फिलहाल? जी, असेंबलिंग करूँगी आपके सामने। आपको बुरीटोस मैंने आपको बताया था, टोर्टिया ब्रेड हमने बना ली थी और इसको बेटर है कि आप इसको रैप करके रख दें। अभी मैं इस पर जस्ट मायो सॉस लगा रही हूँ, आप मायो गार्लिक लगाना चाहें, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। ये देखिएगा, ये मैंने लगा ली है। और साथ में मैंने वेजिस ली थी, अनियन, कैप्सिकम एंड टमेटोज़। इनको मैंने हल्का सा सौते किया है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी मैंने चिली सॉस ऐड की है, इससे ये एक फ्लेवर सा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये लगा के एंड देन मैंने एग ले लिया। इसको स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है हमने, अच्छा सा इसको हम बीट करेंगे, ये देखिएगा। और इसको बहुत ज़्यादा इसको हमने जब इसको हम पैन में डालेंगे बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ये अच्छा, हम इसके आमना अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को कर चुकी हैं। एक इन्होंने हमें ऑनियन दिखाने के लिए सैम्पल करना था, तो ये आमना भी हमें बता रही हैं। अच्छा, ये स्क्रैम्बल्ड एग आपने स्क्रैम्बल्ड एग है, अंदर वेजिटेबल्स आ चुकी हैं, ये देखिए। ये देखिए जी, ये एक प्रॉपर आपको पता है प्रोटीन और ये वो नॉर्मल एग ब्रेड से भी थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए डिफरेंट हो जाता है और काफ़ी जो है ये हेल्दी एंड फुल ऑफ प्रोटीन्स। ये हमारा एग बुरीटोस हो गया रेडी, ये मैंने रेडी कर दिया मैं। अब मैं जो ठीक है जी, आगे नेक्स्ट हमने आप क्या नेक्स्ट अब हम मैंगो सालसा बना रहे हैं। ये मैंगो चंक्स हैं, फ्रेश मैंगोज अच्छे आए हुए हैं। बेहतर है कि थोड़ा सा जो ग्रीनिश है आप वो ले लें, क्योंकि इसमें हम लेमन जूस वगैरह डालना है। साथ में इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, कैप्सिकम है, अनियन है, इनको मैंने के साथ वेजिटेबल। जी, ये मैंगो सालसा इट्स वेरी टेस्टी, ये आप ट्राई करें। अभी आप देखिएगा इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डालना है, जस्ट आप पिंच ऑफ सॉल्ट ले लें। और उसके साथ इसके साथ हम केचप ले रहे हैं, केचप और चिली सॉस। चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। ये काफ़ी यानी जब हम ये बुरीटोस का कहते हैं, यहाँ पर अगर कोई स्नैक्स वगैरह हों, मोस्टली चिप्स के साथ बहुत प्रेफर किया जाते हैं ये सालसा। ये देखिएगा, विनेगर ऐड कर रही हूँ, कलरफुल, और ये बड़ा बहुत मज़े का लगता है। ये आप ट्राई करेंगे इसको तो ये देखिए, स्वीट एंड टैंगी ये इसका टेस्ट होगा। जबरदस्त, ठीक हो गया। ये भी रेडी हो गया हमारा मैंगो सालसा। अब जस्ट हमने मैंगो जूस रेडी करना है। मैंगो जूस, फ्रेश मैंगो जूस बना रही हूँ, बिल्कुल कोई भी उसमें अंदर मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जस्ट ये मैंगोज ले लिए हैं मैंने फ्रेश, और साथ में लेमन जूस, ये मैं जो बॉटल वाला है वो ऐड करूँगी, और इसमें हम फ्रेश भी ऐड करेंगे। शुगर डाल रही हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये थोड़ा एक रनी पेस्ट बन जाए। देखिए, We are in the last minute. जी, ये जो कैन या बॉटल वाला होता है उससे ये मच बेटर कि आप ये फ्रेश वाला बनाएं। ये देखिए जी, गुड टू गो। फ्रेश मैंगो जूस, एग बुरीटोस एंड मैंगो सालसा।
परफेक्ट, हमारे साथ कुछ रेडी है। जी। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत Thank you शुक्रिया, so इतनी much. सुबह सुबह आपने इतनी कलरफुल, इतनी फ्रेश चीजें हमें बना के दिखाई हैं। सो आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। एंड फुल ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन्स Yes. जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि जी हमारा आज का वर्चुअल नाश्ता आपको अच्छा लगा होगा। डू ट्राई एट होम प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मानो में।